स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के भूगोल, ठीक ना, भूगोल चैप्टर 1, ठीक, भूगोल के चैप्टर 1 यानी कि भूगोल के अध्याय 1 प्राकृतिक जो संसाधन है, संसाधन एवं विकास, ठीक ना, अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आए हैं आप लोग के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हेडिंग में ही लिखा है भूगोल, ठीक ना, भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले इम्पोर्टेंट नोट्स की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए किधर के, हाँ, यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट्स है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। हम यहाँ डैश दे के लिखे हैं, जैव और अजैव, ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा है, 2 वर्गों में। कौन से? एक जैव और एक अजैव। दूसरा है समाप्यता, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के मतलब होता है जो समाप्त होने वाला है, उसके आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा है। पहला नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। कितने? 2 वर्गों में, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन, एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 1, 2, 3, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर है एक विकास के आधार पर संसाधन को बांटा गया है 4 भागों में। पहला संभावी, पहला क्या? संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार, चौथा संचित कोष। तो ये याद रखना है। अब हम चलते हैं इसके जो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा यहाँ क्या है? संसाधन। संसाधन क्या है ये सबसे पहले आप लोग को जानना होगा। संसाधन होता क्या है या फिर कहते किसे? तो हमारे आसपास की वे सभी चीज़ें या वस्तुएं या पदार्थ जो कि हमारे आसपास की वो वस्तुएं जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मेरा बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारी आसपास की वो वस्तुएं जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे एक मोबाइल, मोबाइल भी एक प्रकार का संसाधन है, ठीक है। अभी आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल भी एक प्रकार का संसाधन है। किताब, कॉपी, कलम, ये भी एक प्रकार का संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव। तो जैव किसको कहते हैं? तो चलिए अब जैव में हम आते हैं। जैव संसाधन किसको कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है जैव। तो आप लोग जैव लिख के डैश दे दीजिए, ठीक ना। हम यहाँ लिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो आप लोग लिखिए। जैव लिख के डैश दे दीजिए। पहला टॉपिक है ये जैव। तो जैव वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं जो सजीव होता है। वैसे संसाधन जिसको जैव संसाधन कहते हैं वो सजीव होता है, ठीक ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उदाहरण में दे दीजिए, जैसे जीव जंतु और मनुष्य, ठीक है, इत्यादि लिख दीजिए। फिर अब अगला एक और है अजैव। अजैव क्या होता है ये लिख के भी आप लोग डैश दे दीजिए, ठीक ना। अजैव, अजैव, अजैव किसको कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो निर्जीव होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज हो गया, खनिज क्या होता है? जो धरती के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, सोना चांदी हो गया, ये सब क्या है? अजैव है, यानी कि इसमें जान नहीं है। अब अगला जो पॉइंट है वो है नवीकरणीय, ठीक ना, नवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक ना, नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। नवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक ना, ये आप लोग लिख के डैश दे दीजिए, नवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। मैं योग्य संसाधन नहीं लिखा, सिर्फ नवीकरणीय लिखा। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन जिसको उपयोग करके फिर पुनः प्राप्त किया जा सकता है
उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसको उपयोग करेंगे और फिर पुनः प्राप्त करेंगे। जैसे भी मेरे पास मोबाइल है, ठीक ना, ये जो मोबाइल है इसको हम कहीं पटक के फोड़ देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए हम इसको पटक के फोड़ दिए, अब हम फोड़ देंगे तो इसका जो गैलेक्सी है वो तो फूट जाएगा। क्या हम फिर इसको प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन क्या पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे मान लिया जाए हम हवा का ही उदाहरण ले लेते हैं। हवा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। पेड़ पौधा लगाते जाएंगे, हवा निकलते जाएगी, ठीक ना। जैसे हो गया जंगल क्या हो गया? नवीकरणीय योग्य संसाधन। ये सब उदाहरण जो हम बता रहे हैं वो लिख लीजिएगा। मोबाइल नहीं लिखिएगा, मोबाइल हम आप लोग को एक समझाने का तरीका बताएं। जैसे जंगल को हम रोज काटते जाएं, ठीक ना, रोज काटते जाएं और रोज लगाते जाएं तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि सरकार भी इसके लिए नियम चलाए हैं। जंगल जो क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक क्या है? अनवीकरणीय योग्य। दूसरा टॉपिक क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ये आप लोग लिखिए, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, करणीय योग्य संसाधन, ठीक ना। अनवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं? तो सबसे पहला बात, अनवीकरणीय किसको कहते हैं? वैसे संसाधन जिसको उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं, आपके गाड़ी में, ठीक ना, आपके जो गाड़ी है मोटरसाइकिल में अगर आप पेट्रोल डालते हैं, ठीक ना, अगर आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाता है, ठीक ना, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो क्या फिर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। जब आप फिर से जाके डलवाएंगे पेट्रोल टंकी में तब प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, तो ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन हो गया। क्या हो गया? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे हो गया कोयला का जलना, ठीक ना, कोयला का जलना। अगर कोयला जल रहा है, ठीक ना, कोयला अगर जल रहा है, ये उदाहरण में जो बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। कोयला का जलना, कोयला अगर जल रहा है तो वो जल के क्षार हो जाएगा, जिसको खोरठा में हम लोग क्षार कहते हैं, वो क्षार हो जाएगा, फिर उसको प्राप्त नहीं कर सकते कोयला में, तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी कि इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो और उदाहरण आप अपने मन में सोच के लिख लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? तो व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो खुद अपना हो। जैसे अभी ये मोबाइल भी किसका है? मेरा है। जो मोबाइल से मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ये मोबाइल अपना मेरा है, तो ये हो गया मेरा व्यक्तिगत संसाधन। क्या ये मोबाइल क्या हो गया? मेरा व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मेरा कोई सरकारी तालाब आया हो, मान लिया जाए कोई कुआं हो, वो सरकारी आया हो और मैं उसका निर्माण किया, ठीक ना, वो उसका निर्माण किया, तो वो व्यक्तिगत नहीं हो कि सामुदायिक हो जाएगा। अगर हम अपने से वो कुआं अपने पैसे खर्चा करके खुदवाए हैं तब ये कुआं व्यक्तिगत संसाधन होगा, ठीक है। यानी कि जो अपना चीज़ होता है वो व्यक्तिगत संसाधन। अब आता है दूसरा पॉइंट, सामुदायिक। सामुदायिक क्या होता है? जिसमें पूरा समुदाय का अधिकार होता है। समुदायिक किसको कहते हैं? जिसमें पूरा समुदाय का अधिकार होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ उदाहरण के लिए चापाकल, ठीक है, चापाकल तो आप लोग देखे होंगे। चापाकल जो होता है वो सामुदायिक होता है। अगर आप खुद से ना कराएं तो सरकार दिया है तो क्या होगा? सामुदायिक, यानी सबका उसमें अधिकार है, ठीक है ना। चापाकल में सबका अधिकार है तो ये सामुदायिक हो जाएगा। अब आते हैं अगला पॉइंट, राष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन उसको कहते हैं जो अब पूरे देश का अधिकार हो, जिसमें पूरा भारत देश का अधिकार हो, अपना देश का अधिकार हो। जैसे मैं ले लेता हूँ जंगल, ये पूरे देश का अधिकार है जंगल में। कौन सा जंगल? जो सरकार लगाया है, हम लगाए हैं सो जंगल नहीं, जो सरकार लगाया है। जैसे जंगली जानवर में किसका अधिकार होगा? पूरे देश का राष्ट्रीय अधिकार होगा। जैसे कोई खनिज निकल गया तो उसमें राष्ट्रीय होगा, कोयला निकल गया राष्ट्रीय होगा। अब आते हैं एक और जो नया टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ये मैं बता रहा हूँ सब शॉर्टकट में, ठीक ना, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। किताब में अच्छी तरीके से लिखा गया है, अगर आप उसको पढ़ के समझ लेते हो तो बहुत अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जिसमें
पूरे विश्व का अधिकार होता है। इसका जो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय का वो होगा पूरे विश्व का, जिसमें अधिकार होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हो गया समुद्र, समुद्र में किसी का अधिकार नहीं है, ठीक ना, पूरे विश्व का अधिकार है समुद्र में, तो वो क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आते हैं संभावी। संभावी क्या होता है, मान लिया जाए संभावी संसाधन किसको कहते हैं, वैसे संसाधन जहां पर वो संसाधन होने की संभावना है और उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो संभावी में आ जाएगा। और एक होता है विकसित। विकसित जैसे भी हम लोग जानते हैं कि पवन चक्की, ठीक ना, पवन चक्की और जल से विद्युत पैदा करना, ये सब हम लोग जानते हैं टेक्निक, ये सब मनुष्य जानता है, जल से विद्युत पैदा करना। तो इसको हम लोग भविष्य के लिए बचा के रखते हैं कि नहीं, अगर अधिक उपयोग किया जाए तो ये खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जल से जो विद्युत बनाने की प्रक्रिया होती है वो विकसित में आती है। अब आता है भंडार, जिसको भंडार करके रखा है। जैसे पानी, पानी कौन से तत्व से बना है, ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे पानी, तो ये हाइड्रोजन से बना है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो ये हो गया भंडार में। अब संचित कोष, संचित कोष जो होता है जिसका कोई कोष हो गया, जैसे कि कोई चीज का भंडार है, ठीक ना, कोई चीज है लेकिन हम उसको उपयोग करने नहीं जानते हैं, तो वो हो गया जाता है संचित कोष। जैसे पानी, पानी में भी क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, जल का H2O, इसमें हाइड्रोजन है, ठीक ना, तो हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 1.5 लाख से अधिक होता है। कितना होता है, 1.5 लाख से अधिक होता है हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान, ठीक ना, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान 1.5 लाख से अधिक होता है। यानी हम एलपीजी गैस की बात करें तब एलपीजी गैस से भी अधिक तेज चलेगी कौन, हाइड्रोजन। लेकिन हम जानते ही नहीं कि पानी में आग कैसे लगाएं, यानी कि पानी में आग कैसे लगेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाया, ये टेक्निक नहीं जानते, इसको बनाने का जो टेक्निक होता है वो हम लोग नहीं जानते, इसीलिए ये संचित कोष में आता है, मतलब इसका तरीका जो है वो नहीं जानते हैं। तो यहाँ जो संभावी है, ठीक ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संभावी, विकसित और भंडार और संचित कोष, ये हम अपने शब्दों में बताएं, ठीक ना, अपने शब्दों में, ये हम किताबी भाषा में आप लोग को नहीं बताए, किताब में हो सके दूसरा दिया हो, मतलब सेम हम कुछ उदाहरण बताए हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है, टॉपिक नहीं, अब चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए। जैसे एक ले लेते हैं हम पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हमारे आसपास के वे सभी पदार्थ एवं वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है उसे कहा जाता है। तो अभी मैंने तुरंत आप लोग को बताया कि उसे क्या कहा जाता है, संसाधन। तो ऑप्शन नंबर सी संसाधन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया साधन, दूसरा साध्य, तीसरा संसाधन, चौथा कोई नहीं। तो संसाधन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारे आसपास के वे सभी पदार्थ एवं वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है उसे क्या कहते हैं, कहा जाता है संसाधन। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी भी मैंने तुरंत बताया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये सब हम क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक ना, ये कोई किताब से नहीं लिए हैं, हम बनाए हैं। तो अगला तीसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन जैव संसाधन है। जैव संसाधन अभी मैंने तुरंत आप लोग को बताया, ठीक ना। जैव संसाधन क्या होता है, जैव संसाधन जिसमें जान होता है, यानी कि सजीव होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है जल, जल तो सजीव नहीं होता है, इसमें जान नहीं होता है। नदी, इसमें भी जान नहीं होता है। पहाड़, इसमें भी जान नहीं होता है। तो बचा क्या, वनस्पति जात। वनस्पति जात करने का मतलब जीव जंतु नहीं, पेड़ पौधे। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें जान होता है तो जैव संसाधन में आता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अजैव संसाधन है। निम्न में कौन अजैव संसाधन है। तो पहला ऑप्शन है चट्टान, दूसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे, तीसरा ऑप्शन है जीव जंतु और चौथा ऑप्शन है मनुष्य। तो अजैव कौन होता है, जिसमें जान ना होता है। तो चट्टान में जान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समाप्यता के आधार पर, ठीक ना, जो समाप्त होने वाला है उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वैसे संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकता तथा पुनः पूर्ति संभव है उसे कहते हैं। तो
जो समाप्त नहीं होगा, ठीक ना, और फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय योग संसाधन। तो पहला ऑप्शन है नवीकरणीय योग संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय योग संसाधन, तीसरा जैव संसाधन, चौथा अजैव संसाधन। तो नवीकरणीय योग संसाधन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वैसे संसाधन जो समाप्त हो सकता है तथा पुनः पूर्ति संभव है नहीं है, पुनः पूर्ति संभव नहीं है उसे कहा जाता है। तो जिसका पुनः पूर्ति संभव नहीं है, मान लिया अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक ना, मोटरसाइकिल में अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो उसका पुनः पूर्ति नहीं होगा, जल गया पेट्रोल तो खत्म हो गया, फिर से जाके भराना पड़ेगा, तो कैसा हो जाता है, अनवीकरणीय योग संसाधन। अभी तुरंत मैंने बताया अनवीकरणीय योग संसाधन। अगला है लो अयस्क। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो सबसे पहले यहाँ अयस्क समझिए, अयस्क होता है क्या है। तो अयस्क क्या कहते हैं, लोहा, लोहा जो बनता है उसके लिए धरती से उसका जो अयस्क निकलता है, ठीक ना, धरती से उसको गड्ढा करके निकाला जाता है मिट्टी जैसा, फिर उसको कारखाना में ले जाके रूपांतरित किया जाता है, वो सारी चीज़ मिला के लोहा बनाया जाता है, उसी को कहते हैं लोह अयस्क। अयस्क जो होता है नीचे से निकलता है धरती के नीचे से। तो लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो लो अयस्क अनवीकरणीय योग होगा, क्योंकि अगर इसका हम प्रयोग करें तो ये खत्म हो जाएगा, फिर इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय योग संसाधन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत सारे उदाहरण आपकी किताब में दिया है, पढ़ लीजिएगा, हम पूरा किताब नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम क्वेश्चन बनाए हैं और टॉपिक भी लिए हैं। तो निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है, ये क्वेश्चन है, निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है धातु, चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें, वन की बात करें, यानी कि जंगल, वन को हम काटते जाए खत्म हो जाएगा, फिर से लगाएंगे तो हो जाएगा। अगर कोयला की बात करें, इसको अगर हम जला दे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। धातु, अगर इसको हम बार बार गलाएं तो धातु भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वन कभी खत्म नहीं होगा, इसको फिर हम लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो अभी मैंने तुरंत बताया कि 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, स्वामित्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन है भारत में कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान है, भू क्षेत्र मैदान है कितना प्रतिशत, तो ये 43% है, ठीक ना, 43% भूमि क्षेत्र मैदान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितना प्रतिशत भू क्षेत्र पर्वत है, तो पर्वत कितना है, 30%। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र कितना है, भू क्षेत्र 43%, 30% पहाड़ी क्षेत्र, तो इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 3 7 73। तो 100% में से अगर हम 73% घटा दें तो 27% क्या आ जाएगा, देश के क्षेत्रफल का हिस्सा पठारी क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बार बार क्लास 9 में भी आप लोग को मैं बताया था और क्लास 10 में भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के लिए वंचित है, तो 33% क्षेत्र। अगला है मृदा किस प्रकार का संसाधन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मृदा किस प्रकार का संसाधन है, तो मृदा मानव निर्मित संसाधन नहीं है, मानव ने मृदा को नहीं बनाया है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्या, मृदा। अगर मृदा को हम उपयोग करें तो अगर खत्म हो जाएगा फिर उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा, फिर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं अगला टॉपिक ये लाए हैं मृदा के प्रकार, ठीक है, टॉपिक है ये मृदा के प्रकार। तो मृदा का पहला जो प्रकार है वो है जलोढ़ मृदा। क्या है, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होता है, देखिए यहाँ बनाए हैं, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भांगर, ठीक ना, पहला होता है भांगर, दूसरा होता है खादर। ये आप लोग जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे। नए जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर, ठीक ना, और पुराने जलोढ़ मृदा को भांगर कहते हैं, ठीक ना। अब इसका जो गुण है, किसका, जलोढ़ मृदा का गुण क्या है, तो पहला जो गुण है यह है कि यह बहुत उपजाऊ मृदा है। यह क्या है, बहुत उपजाऊ मृदा है। दूसरा, यह मृदा उत्तरी तट के मैदान में सबसे अधिक पाए जाते हैं।
उत्तरी तट के मैदान में पाए जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइम में कि यह मृदा ये पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा जो होती है, ठीक ना, जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर निम्न में से कहाँ पाई जाती है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए ये सब पॉइंट को लिख लीजिए। अगला है, यह नदियों के अवक्षेप से बना है, नदियों के अवक्षेप से बना है, ठीक है। अगला है, गन्ना, गन्ना, चावल, गेहूं तथा अन्य अनाज के लिए उपयुक्त खेती होती है। यानी कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी खेती की जाती है, कौन कौन सी अनाज की, तो गन्ना की खेती की जाती है जिसको ईख कहते हैं हम लोग, चावल की जाती है और गेहूं की, ठीक है, चावल और गेहूं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला टॉपिक है काली मृदा, ठीक ना, दूसरा है काली मृदा। काली मृदा किसे कहते हैं, तो जो काला होता है काली मृदा। अब इस पहला इसका जो गुण है वो है इसे रेगर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे रेगर मृदा कहा जाता है, और यह कपास के लिए उपयुक्त है, कपास के खेती के लिए उपयुक्त है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है मैट्रिक के परीक्षा में कि कपास की खेती के लिए, ठीक ना, कपास की खेती के लिए, अब हम उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं कपास की खेती के लिए, ठीक ना, कपास की खेती के लिए, खेती के लिए कौन सी मृदा जो है उपयुक्त है, तो पहला ऑप्शन में रहेगा जलोढ़ मृदा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन में रहेगा पीली मृदा, तीसरा ऑप्शन में रहेगा चिकनी मृदा और चौथा ऑप्शन में रहेगा काली मृदा। अगर आप जानते हैं कि काली मृदा जो होता है वो कपास की खेती के लिए अच्छा होता है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा और आप टिक लगा दोगे सही। तो ये सब पॉइंट जानने, ध्यान रखने की बात होती है, सब उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब अगला है, यह लावा और जनक सेलों से बना है। किससे बना है, लावा और जनक सेलों से। अब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। कौन सा मृदा, काली मृदा, महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और मालवा और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और यह नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो इस पॉइंट को आप लोग को नोट करना है। अगला है लाल और पीली मृदा, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है उसका भी बात करेंगे। तो लाल और पीली मृदा उड़ीसा में पाई जाती, कहाँ, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में और मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर पाई जाती है। अगला है, इसका लाल रंग लौह धातु के उपस्थिति के कारण, लौह धातु के उपस्थिति के कारण होता है। इसका लाल रंग क्यों होता है, लौह धातु के उपस्थिति के कारण होता है। मेरे बात को ध्यान से आप लोग सुनिए। अगला है, इसका पीला रंग जलयोजन के कारण होती है। तो पीला रंग किसके कारण होती है, जलयोजन के कारण होती है। अब क्वेश्चन मैट्रिक के परीक्षा में यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में जलयोजन के कारण पीला रंग होता है, तो ऑप्शन दे देगा लाल और पीली मृदा। तो अगर आप जानते हैं तो टिक लगा देंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आ जाएंगे छोड़ के, या फिर अंदाजे टिक लगा के, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अगला है लेटेराइट मृदा, ठीक है, लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होता है। क्या होता है, गहरी और अम्लीय होता है। इस प्रकार के मृदा में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती और सदाबहार, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। अगला है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं जो होती है वो काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो मैट्रिक के परीक्षा में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त है, तो पहला ऑप्शन दे देगा जलोढ़ मृदा, दूसरा ऑप्शन काली मृदा, तीसरा ऑप्शन लाल पीली मृदा, चौथा ऑप्शन दे देगा लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा अगर आप जानते हैं कि इसमें काजू की खेती की जाती है तो टिक लगाएंगे। अगर पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में और केरल में, ठीक है, केरल में, ये याद रखिएगा। अगला टॉपिक ही है, इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। चाय और कॉफी उगाई जाती है, वही है लेटराइट मृदा ही है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये मृदा पाई जाती है, ठीक ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये मृदा पाई जाती है। अगला जो मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा
तो मरुस्थलीय मृदा का रंग क्या होता है? लाल और भूरा होता है, लाल और भूरा। ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होती है। कैसी होती? रेतीली, रेतीली और लवणीय होती है। इस मृदा में नमी की मात्रा सबसे कम होती है, नमी की मात्रा सबसे कम होती है। और नमी की मात्रा सबसे अधिक कौन से मृदा में होती है? काली मृदा में। अभी मैंने तुरंत बताया, आप लोग भूल मत जाना। अगला है, इस मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण नीचे चूने की परत पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मृदा के नीचे चूने की परत पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, मैट्रिक का परीक्षा में आ जाएगा। अगला है वन मृदा। वन मृदा, ये मृदाएं जो होते हैं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती है, दोमट होती है और सिलटदार होती है। अगला जो टॉपिक है वो है मृदा अपर्दन और संरक्षण, यानी कि इसको किससे बचाया जा सकता है और किससे ये अपर्दन होता है। तो पहला जो है वो है मृदा के कटाव और इसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। ये क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे भूगोल में, ठीक ना। अरे ये भी भूगोल में ही है। मृदा अपर्दन मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि द्वारा होता है। तो ये भी पूछ सकता है, मृदा अपर्दन निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाओं द्वारा होता है? तो अगर आप जानते हैं वनोन्मूलन, अति पशुचारण और खनन से होता है तो आप आराम से उसको सही कर सकते हैं, सही टिक लगा सकते हैं। मृदा अपर्दन प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, जल, ठीक ना, मृदा अपर्दन प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, जल और हिम नदी द्वारा होता है। अगला है, ऐसी भूमि जो मृदा अपर्दन के कारण जोतने योग्य नहीं रहती है तो उसे उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। तो ये पूछ देगा, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है, टॉपिक ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो अभी मैंने तुरंत बताया। तो पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, दूसरा ऑप्शन है काली मृदा, तीसरा ऑप्शन है लेटराइट मृदा, चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय मृदा। तो कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट की, तो मैंने भी तुरंत बताई, जलोढ़ मृदा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्या कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा को? तो भांगर कहते हैं, ठीक ना, भांगर। ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। और नई जलोढ़ मृदा को खादर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये जलोढ़ मृदा, गन्ना खेती के लिए, ठीक ना, जलोढ़ मृदा उपयुक्त मानी जाती है। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है? सबसे पहला बात, ज्वारीय ऊर्जा, तो समुद्र आप लोग घूमने जरूर गए होंगे। समुद्र में जो ज्वारा भाटा उत्पन्न होता है, जो लहर उठता है, उसमें एक ऊर्जा आता है, उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। उसी लहर में ज्वारा भाटा उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ये मैंने अपने शब्दों में आप लोग को समझाया, बाकी इसका परिभाषा जो है वो किताब में आप लोग को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा है मानवकृत, तीसरा है अजैव, चौथा है अचक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो मानवकृत, मानव इसको नहीं बनाया है, ठीक ना, तो ये मानवकृत नहीं है। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है गहन खेती, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, तीसरा है अधिक सिंचाई, चौथा है अति पशुचारण। तो पंजाब आप लोग गए होंगे, पता नहीं हमको क्या पता। तो वहाँ क्या होती है? अधिक सिंचाई होती है वहाँ, मतलब एक एक खेत है ना, कोई आदमी का खेत है तो वहाँ डीप बोरिंग करवा देता है, डीप बोरिंग करवा देता है, पूरा पानी पूरा पानी पटवाता है, सिंचाई करवाता है। तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती आप लोग जानते हैं, ये बात हुई ना, सीढ़ीदार खेती आप लोग नहीं जानते हैं। मान लिया जाए एक यहाँ खेत है, जैसे झारखंड में होता है, एक यहाँ खेत है, फिर एक इसकी यहाँ खेत है, तो यहाँ जो ये जो मेड़ दिया जाता है, इस तरह बड़ा बड़ा मेड़ रहता है, उसी को सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। तो ये कहाँ होती है? तो ये झारखंड में भी थोड़ा थोड़ा होता है और उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर डी,
पहला ऑप्शन था पंजाब, दूसरा ऑप्शन था हरियाणा, तीसरा ऑप्शन था उत्तर प्रदेश के मैदान, चौथा ऑप्शन था उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन क्या था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला, हाँ अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ठीक ना। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा अभी मैंने तुरंत बताया, एकदम अभी जस्ट तुरंत हो गया होगा 1-2 मिनट। तो महाराष्ट्र में। पहला ऑप्शन क्या है? जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मृदा। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ थोड़ा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख आए हैं, ठीक ना। 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सब्जेक्टिव हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने लिख दिया, छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि सब्जेक्टिव होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ भी मैंने जैव अजैव के बारे में लिखा है, सब्जेक्टिव में ही जैव संसाधन अजैव संसाधन। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। जूम कर देता हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, देखिए। फिर इधर इम्पोर्टेंट नोट्स आने की समाप्त हो गया, आने की वीडियो अब समाप्ति की ओर जा रही है। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।